नमस्कार दोस्तों। तो हम ध्येय या इसके टेस्ट सीरीज देख रहे थे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट्स के प्रश्न हैं। तो 50 नंबर तक प्रश्न हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि 2021-22 का जो बजट का आकार है वो 34,83,226 करोड़ रुपया है। और लेह में एक विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे इस बजट में, ये बात कहा गया है। और नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है जो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। और 75,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो ये सब बातें हमने देख लिया था। और एक पॉइंट और भी हमने देखा था कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। अब 51 नंबर से देखते हैं, 51 से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला है क्षेत्र और दूसरा है बजट आवंटन। तो स्वच्छता के लिए 2.80 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रक्षा के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तो ये आवंटन थे। 52 नंबर क्या है? बजट 21-22 में कहाँ नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इसके साथ साथ और जो पॉइंट था फिर से पुनः रिवीजन करते हैं। लेह में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा, बजट का आकार कितना था? तो बजट का आकार था 84 लाख कितना था, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, 34,83,236 करोड़ रुपया। इंग्लिश में बोल देता हूँ, 34,83,236 करोड़ रुपीज बजट का आकार है 21-22 का, भारत सरकार का ये। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 53 में क्वेश्चन है, बजट के अनुसार वर्ष 21-22 में सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य रखा है। तो विनिवेश का लक्ष्य जो है 21-22 में वो 175 लाख करोड़ रुपए है, यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए भी ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। 54, अंकटाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, इसकी स्थापना 1985 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि इसकी अंकटाड की स्थापना 1985 में नहीं, 1964 में हुई थी, 1964 में। तो 20 अक्टूबर 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई है। ठीक है। हालांकि 1964 से याद आ रहा है कि 1964 में भारत की एक संस्था हुई थी, इसको लिंक कर रहे हैं हम। तो CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 में भी इसके ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और अंकटाड का भी 1964 में हुआ है। तो खैर पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कथन सही है। व्यापार और विकास रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टें द्विवार्षिक और पंचवर्षीय होती है, लेकिन व्यापार और विकास रिपोर्ट वार्षिक होता है। तो ये दूसरा पॉइंट सही हो गया। तो आंसर इसका बी है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट निकालता है अंकटाड, जैसे कि व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। तो ये सब सारे इसी के रिपोर्ट हैं। एक और है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो ये चारों रिपोर्ट है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, व्यापार और विकास रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ये चारों रिपोर्ट अंकटाड द्वारा निकाली जाती है, और अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। अब कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख के रखा है। एक तो यही कि स्थापना आपको याद हो ही गया कि 1964 में 20 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई है। विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली एक UN की एजेंसी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, अंकटाड UN की एक एजेंसी है। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। तो जेनेवा में तो है, ये बात सही था वो पहले कथन में, बस 1985 था, इसके कारण वो कथन गलत हो गया। 195 सदस्य हैं फिलहाल इसके। और ये रिपोर्ट किसको करता है? UN को रिपोर्ट करता है, यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि उसी की संस्था है। हाँ, बस भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से रहा है, इतना ही बात है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चावल का कुल राष्ट्रीय उत्पादन गेहूं के समग्र उत्पादन से कम रहा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि चावल का कुल राष्ट्रीय उत्पादन गेहूं के उत्पादन से अधिक है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, कृषि व संबंधित क्षेत्र की समृद्धि दर 3.6% रही है। तो 3.6% रही है, ये कथन भी गलत है।
क्यों? क्योंकि 3.4% रही है, वो भी स्थिर मूल्यों पर। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र का विकास दर, तो दोनों कथन गलत हो गया, इसलिए उपरोक्त में से असत्य कथन पूछ भी रहा है, तो दोनों असत्य है, इसलिए विकल्प सी हो जाएगा 1 और 2। अच्छा, जीवीए में जो योगदान रहा है ना कृषि और संबंधित क्षेत्र का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो किया गया है इसके द्वारा इस वर्ष, वो 17.8 यानी 17.8% का योगदान रहा है 19-20 में। ये आर्थिक समीक्षा का रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिर से पॉइंट एक बार देख लेते हैं। सिर्फ बस एक बात ये आपको याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो चावल का है वो गेहूं से अधिक है। दूसरा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का जो मतलब उसकी समृद्धि दर रही है वो 3.4 रहा है, याद रखना है 3.4 स्थिर मूल्यों पर। और जीवीए में जो इसका कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान रहा है 17.8% का योगदान रहा है। 56 एसडीजी सूचकांक जारी किया जाता है, तो एसडीजी सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन के द्वारा ये जारी किया जाता है। विकल्प सी इसका सही हो गया। अच्छा, भारत में एसडीजी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। अच्छा, वैसे एसडीजी में कितने मतलब पॉइंट है? तो 17 पॉइंट है, जबकि जो नीति आयोग जारी करता है वो 16 पॉइंट पर ही जारी करता है। ऐसा क्यों जारी करता है? ऐसा इसलिए जारी करता है क्योंकि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है, तो नीति आयोग जो है वो तो राज्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ाने के लिए करेगा ना, तो राज्यों का काम तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना है नहीं, तो इसलिए 16 पॉइंट के साथ ही करता है नीति आयोग। क्या चीज़ करता है? एसडीजी सूचकांक जारी करता है भारत के अंदर। 57 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है राष्ट्रीय आय के आकलन में जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है। तो जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, ये बात सही है। पूछ क्या रहा था? असत्य पूछ रहा था, तो ये तो असत्य हो गया, क्योंकि जीएनपी जो होता है वो जीडीपी से विस्तृत नहीं, उससे छोटा होता है। यानी कि मैं आपको गोले से समझाऊं तो जो बड़ा गोला रहेगा वो बड़ा गोला जीडीपी को दर्शाता है, उस बड़े गोले के अंदर अगर आप छोटा गोला रखते हैं तो वो जीएनपी को दर्शाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी में से कुछ डिप्रिसिएशन शायद माइनस करते हैं, जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो जीएनपी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आईएमएफ इसके आधार पर विभिन्न देशों की क्रय शक्ति क्षमता का आकलन करती है। तो पूछ क्या रहा था? सत्य की असत्य पूछ रहा था? असत्य ही पूछ रहा है, ठीक में, तो ये भी असत्य ही है एक तरीके से। आईएमएफ इसके आधार पर विभिन्न देशों की क्रय शक्ति की क्षमता का आकलन नहीं करती है, तो इसलिए करके ये क्या हो गया? विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए आंसर का सी हो जाएगा। अच्छा, आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो आईएमएफ के बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसके फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे कैमिल गट, सदस्य की संख्या इसकी 190 है। आईएमएफ की स्थापना 1995 में हुई थी और इसने कार्य करना शुरू लेकिन किया है 1947 से, मार्च 1947 से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से बजट से क्वेश्चन है। बजट 21-22 के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। तो पहला कथन है वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये तो अभी हमने देखा ही था कि अनुमान 6.8% है, रिपीटेड पॉइंट एक तरीके से, तो हाँ ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि वर्ष 24-25 तक राजकोषीय घाटा 4% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4% से नीचे लाने का लक्ष्य 24-25 में नहीं रखा गया है, 25 से 26 में ये बात कहा गया है कि 2025 से 26 में 4.5 से नीचे रखा जाएगा, यानी 4.5 तक रखा जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो गया, तो विकल्प ए नंबर इसका सही हो गया। अच्छा, अब 21-22 में बहुत सारी बातें और की गई थी, जैसे पहला तो ये है कि बजट का आकार कितना है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला डिजिट जो है 34 से याद रखना है। दूसरा ये कि लेह में एक विश्वविद्यालय खुलेगा, 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे, 75,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई जो आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। तो इस तरह सुनते रहिए, आपको रिपीट होता रहेगा बात। 59 में है बजट 2021-22 के अनुसार सरकार का सर्वाधिक व्यय मद है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय सरकार कर रही है वो ब्याज अदायगी में कर रही है, यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ स्टेट्स इन टैक्सेज और ड्यूटीज, यानी करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है, तो ब्याज अदायगी के बाद जो अन्य खर्च है वो दूसरा नंबर पे आता है, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तीसरा अगर रैंक की बात करें तो तीसरा रैंक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में आती है, यानी कि स्कीम्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर। वैसे इसके हिसाब से विकल्प सी इसका आंसर था। मैं इसलिए ये सब पढ़ दिया क्योंकि अगर क्रम लगाने के लिए बोल दे तो बोलेगा कि बढ़ते क्रम में लगाएंगे या घटते क्रम में लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले नंबर पे रखना है ब्याज अदायगी, दूसरे नंबर पे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो मिलता है, तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना में खर्च।
60 नंबर, बजट 21-22 में फिर से बजट से क्वेश्चन, सर्वाधिक धन आवंटन वाली योजना है तो मनरेगा। मनरेगा जो है उसमें सबसे ज़्यादा 73,00,000 करोड़ रुपया, 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन, सबसे ज़्यादा आवंटन इसी में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। वैसे अन्य का देख ही लेते हैं, अगर याद रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पीएम किसान योजना पे 70,000 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन पर 50,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 37,500 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। और सबसे ज़्यादा मनरेगा पर खर्च करने की बात की गई, यही इस क्वेश्चन में था। बजट 21-22 की बात आ रही है तो आपको आकार याद ही होगा। कितना आकार है? पहला डिजिट 34 है, उसके बाद का आपको याद करना होगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, मैं भी लगता है भूलता जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं भी बोल देता। तो बजट का आकार है 34,83,226 करोड़ रुपया। कितना है? 34, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये 34,83,226 करोड़ रुपये इस बार बजट का आकार है। अच्छा, और क्या क्या बात था? लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय और 100 सैनिक स्कूल, 75,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर आंध्र प्रदेश में मतलब विस्तारित किया जाएगा। 61 देखते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खर्च आवंटन जो है वो मनरेगा पर है, ये पॉइंट भी अब जोड़ लेना है। निम्नलिखित पर विचार करना है, तो ठीक है विचार करते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? उपरोक्त में से कौन से बजट 21-22 के 6 स्तंभों में शामिल है? तो अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना है, जो बजट का आवंटन, मतलब जब जो बजट बनाया गया 21-22 का, उसमें 6 पिलर हैं, उसी 6 पिलर के अंतर्गत सारे आवंटन किए गए हैं। तो उसमें से कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं कल्याण है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, इसके अलावा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी संरचना है। इसको अंग्रेजी में भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। और तीसरा नंबर नहीं है, इसके लिए पढ़ते नहीं उसको। और फिर 4th नंबर में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तो बीजेपी का हमेशा से रहा है, मतलब शुरू से जब से आई है तब से, कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 नंबर भी है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 4 ये हो गया, 2 और हैं। कौन कौन से? 2 है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और इनोवेशन और अनुसंधान व विकास। तो ये 6 पॉइंट हैं इसके। इसी में ये पूछ रहा था कि कौन इसमें से शामिल है, तो 1, 2, 4, 5, 3 तो शामिल है नहीं, उसको हमने पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, अब बजट से संबंधित बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, तो खैर देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो तो बजट शुरू सबसे भारत में शुरू कब से हुआ बजट? तो 1860 से शुरू हुआ है, 7 अप्रैल 1860 से, बाई जेम्स विल्सन। मतलब जेम्स विल्सन पहले से जेम्स विल्सन जो हैं कैनिंग के काल में वो बजट सबसे पहले पेश किए थे। और स्वतंत्र भारत में अगर पूछे कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो KR षणमुखम सेट्ठी 1947 में, 26 नवंबर 1947 को। उसके बाद अगर गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई 1950 में। ठीक है, पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और सबसे ज़्यादा बार अगर किसी ने बजट पेश किया है तो वो भी मोरारजी देसाई हैं, अधिक बार बजट पेश करने वाले, 10 बार कुल मिला करके। पी चिदम्बरम हालांकि 8 बार किए हैं और 10 बार मोरारजी देसाई। पहला अंतरिम बजट भी वही पेश किए थे। फर्स्ट पूर्णकालिक वोमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही हैं? निर्मला सीतारमन रही हैं। देखिए फिर से ये सारे पॉइंट जो रिसर्च करके मैंने यहाँ पे रखे हैं उसको सुन लीजिए आप, 5-6 पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बजट भारत में कब शुरू हुई, तो 1860 में शुरू हुई थी, 7 अप्रैल 1860 को, वाई जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, उस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और कैनिंग प्रथम गवर्नर जनरल भी है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया है, तो KR षणमुखम सेट्ठी 1947, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि गणतंत्र भारत में, गणतंत्र का मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट पेश करने वाले जॉन मथाई रहे हैं, 1950 में पेश किया इन्होंने। पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है अभी तक भारत के इतिहास में, तो मोरारजी देसाई ने ही पेश किया है, 10 बार कुल मिलाकर के। पी चिदम्बरम का स्थान 8 बार के रूप में आता है। फर्स्ट पूर्णकालिक वोमेन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि महिला वित्त मंत्री कौन रही? निर्मला सीतारमन रही है, पूर्णकालिक, मतलब 5 साल तक पूरा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। 62, बजट 21-22 के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो सत्य वाला पढ़ लेते हैं, असत्य कथन खत्म हो जाएगा अपने आप। ढांचागत विकास के लिए आवंटित राशि है 34.5% की वृद्धि की गई है, मतलब उसमें, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है 2 सरकारी बैंकों व एक बीमा कंपनी का निजीकरण, तो ये भी सही है।
LIC का निजीकरण होगा। नेक्स्ट है पेंशन पर निर्भर 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को रिटर्न भरने की छूट दी गई है। तो ये सही है, जबकि जो गलत था क्या लिखा हुआ है, बीमा सेक्टर में FDI को 49% से 100% तक वृद्धि दी गई है। नहीं, बीमा सेक्टर में FDI को वृद्धि दी गई है, लेकिन 49% से 74% तक किया गया है। फीसद मतलब प्रतिशत, तो 49% से 74% किया गया है, ना कि 100%, इसीलिए बी नंबर गलत हो गया। 63 बजट 21-22 में निम्नलिखित में से क्या सस्ता हुआ है? तो स्टील सस्ता हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही हो गया आंसर। अच्छा, बजट 21-22 से 5 पॉइंट याद करना चाहिए हमें, पुनः स्मरण। क्या क्या? पहला ये कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। दूसरा में ये 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोला जाएगा आंध्र प्रदेश में। चौथा पॉइंट क्या हो गया? 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत। अच्छा, पाँचवा पॉइंट क्या हो गया? मनरेगा में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया था, तो 5 पॉइंट इस तरह से हो गया। इसके अलावा और भी हमने डिस्कस किया, जैसे आकार कितना है बजट का। 64 में है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 21-22 में किए गए प्रावधानों में से कौन एक सत्य है? तो वैसे सभी सत्य हैं, तो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि की गई है, तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एक नई योजना PM आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत की शुरुआत की गई है। हाँ, की गई। इसी के तहत तो 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सी नंबर है सभी जिलों में पब्लिक हेल्थ लैब स्थापित किए जाएंगे, तो ये सभी सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही हो गया। अच्छा, स्वास्थ्य मिशन पर बजट का आवंटन कितना किया गया है? 37,500 करोड़ रुपये। ये भी डिस्कस कर लिया है हमने, सिर्फ रिवीजन किया। 65 बजट 21-22 में 5 नए मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? तो उसमें पारादीप सम्मिलित है, पेटुआ घाट सम्मिलित है, चेन्नई सम्मिलित है, कोलकाता सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा और भी है, कोच्चि और विशाखापत्तनम। तो याद रखना है कि फिश लैंडिंग सेंटर जो बनाए जाएंगे वो कोच्चि में, विशाखापत्तनम में, पारादीप में, पेटुआ घाट में और चेन्नई में। ठीक है, कोलकाता नहीं है इसमें। 66 बजट 20-21 में कृषि ऋण देने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 16.5 यानी 165 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, धन आवंटन हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मनरेगा में कितना हज़ार करोड़ था? 73,000 करोड़ रुपये थे। PM किसान योजना में 70,000 करोड़ रुपये। अच्छा, मनरेगा में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37.5 यानी 37,500 करोड़ रुपये, कृषि ऋण के लिए 165,000 करोड़ रुपये। तो याद रखना ये। 67 बजट 2021-22 में रेलवे क्षेत्र के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय रेल योजना के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, रेलवे की जब बात कर रहे हैं तो कुछ ऐतिहासिक बात याद कर लेते हैं कि 1921 में अकबर समिति आई थी। क्यों आई थी? उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1924 में ये निर्णय लिया गया कि अब रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाएगा। और निर्णय लेने के बाद पहली बार 1925 में किसके कारण? अकबर समिति की सिफारिश के कारण 1925 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग करके पेश किया गया, लेकिन निर्णय 24 में लिया गया था। लेकिन 2017 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो पुनः आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया। तो रेल बजट को आम बजट में मिला देने का जो वर्ष है वो 2017 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 68 बजट 21-22 में घोषित मित्रा स्कीम किस एक क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो मित्रा स्कीम जो है ये टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास से है। इसका फुल फॉर्म जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क्स, इसका यही फुल फॉर्म है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, मित्रा स्कीम। अच्छा, नेक्स्ट जो है 69 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड कहते हैं, की स्थापना की गई। तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। ट्राइफेड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। अगस्त 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई है। क्यों की गई थी? निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने तथा जनजातीय लोगों को तैयार वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में की गई है। 70 नंबर निम्नलिखित में से किस एक समिति ने वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी थी? तो विजय केलकर समिति ने 1987 में रोक लगा दी थी। जबकि M नरसिम्हन समिति जो थी ना, इन्होंने 1975 में स्थापना, मतलब इन्होंने सिफारिश किया था RRB को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को। इसी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। देखिए मैंने जो बोला फिर से बोल देता हूँ।
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक किसने लगाई थी? तो विजय केलकर समिति ने लगाई थी। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात खत्म हुई क्वेश्चन का। अब एक्स्ट्रा बात, एक प्रश्न ये आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सबसे पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर 1975 में किया गया था और 5 आरआरबी को एक साथ खोला गया। इस 5 आरआरबीज में, आरआरबीज का मतलब रीजनल रूरल बैंक, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो आरआरबीज मैं बोल रहा हूँ। तो 5 आरआरबीज में से 2 आरआरबीज अकेले उत्तर प्रदेश में थे। एक गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ वर्तमान सीएम ऑफ यूपी आते हैं, दूसरा मुरादाबाद, तो 2 हो गया, बचा 3। तो 3 है, एक हरियाणा का भिवानी, दूसरा राजस्थान का जयपुर और तीसरा वेस्ट बंगाल का मालदा। तो क्यों मैं ये पांचों बता दिया? इसलिए क्योंकि कभी कभी दे देता है कि इनमें से कौन थे जो शुरुआत सबसे पहले एस्टेब्लिश हुए थे। आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर आपने और प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये रिवीजन हो गया। 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन है, फ्री फोर्ट एक ऐसा बंदरगाह या हवाई अड्डा होता है जहां राष्ट्रीय टैरिफ नहीं लगाई जाती। तो पहला कथन सही है, फ्री फोर्ट इसीलिए होता है। कारण क्या है? फ्री पोर्ट को विकसित करने हेतु इंटरपोर्ट का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल गलत लाइन है, इंटरपोर्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी ए सही, आर गलत। 72, निम्नलिखित में से किस एक को स्टॉक बाजार भी कहते हैं? तो द्वितीय औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को स्टॉक बाजार कहते हैं। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 73, आरबीआई द्वारा बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? अगर बैंक दर आरबीआई कम करती है तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी इन द मार्केट विल इंक्रीज, मतलब इन मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगा, बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि बैंक दर कहते किसको हैं? तो देखिए, बैंक दर की परिभाषा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 में दी गई है। ये भी पूछ सकता है कि बैंक दर की परिभाषा कहाँ है? तो आरबीआई एक्ट 1934 में। किस एक्ट में? तो 49 में। यूपीएससी में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन पीसीएस में कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि फैक्ट पे रहता है। तो याद रखना है, बैंक दर की परिभाषा आरबीआई एक्ट 1934 में धारा 49 में इसकी की गई है। क्या होता है परिभाषा? व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जो दिया जाए, व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने की बात, और इसके बदले क्या लिया जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अदर कॉमर्शियल पेपर्स को खरीदने की बात। तो ये सारे बैंक दर के अंतर्गत होते हैं। मतलब आरबीआई कहता है कि ठीक है, हम आपको दीर्घकालीन लोन देंगे, ये फिर आपका बिल्स एक्सचेंज जो है वो कर देंगे, अदर कॉमर्शियल पेपर्स अगर है तो वो खरीद लेंगे। तो ये सब सारी बातें अगर जो की जाती है तो ये बैंक दर के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, मतलब रेडी रहता है हमेशा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में इन सब सारे शर्तों पर। अब नेक्स्ट देखते हैं 74। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और, जब मान लिया जाए आरबीआई खरीद लेता है कॉमर्शियल पेपर्स वाणिज्यिक बैंकों से, तो क्या उसको पैसा देगा? या फिर बिल एक्सचेंज करता है तो पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगा। दीर्घकालीन लोन देता है अगर, तो वो भी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगा। जब ये तीनों के कारण जब पैसा वाणिज्यिक बैंक को देगा तो वाणिज्यिक बैंक पैसा अपने घर में थोड़ी रखेगा, वो किसी न किसी व्यापारी को सूद पे, मतलब इंटरेस्ट पे देगा। तो एक तरीके से बाजार में क्या होगा? व्यापारी बाजार में आएंगे और मतलब पैसा बढ़ेगा बाजार में एक तरीके से, इसीलिए बाजार में तरलता बढ़ जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण हेतु गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जो नहीं आता है वो खुले बाजार की क्रियाएं जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एक्शंस के तहत आता है मौद्रिक नीति में। जबकि कौन कौन आता है गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत? तो साख का संभाजन, मतलब कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट, लाइसेंस रद्द करना, प्रत्यक्ष कार्रवाई करना यानी डायरेक्ट एक्शन, ये सब सारे गुणात्मक एक्शन है एक तरीके से। 75, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि संबंधित है। तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि ये विदेश व्यापार से संबंधित है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76, वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने का एक नोडल विभाग है? तो जो व्यय विभाग होता है वित्त मंत्रालय का, कुल कितने विभाग हैं वित्त मंत्रालय में? 6 विभाग हैं। पहले 5 थे, अब 6 विभाग हो चुका है। तो 6 विभाग में से व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है, उसी का काम होता है सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जितने भी मामले हैं उसकी निगरानी रखना।
तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। वैसे 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही तो बजट बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ ये दीपम जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है दीपम? इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन वगैरह देखता है। और पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज नया जुड़ा है इसमें। 77 दीपम के बारे में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी बात, अभी याद था फिर भूल गया, उधर पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया। 77 देखते हैं, अभी याद आएगा बीच में तो मैं बता दूंगा। प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? तो पहले जो सही है प्रभावी राजस्व के बारे में उसको देख लेते हैं। राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति सृजन के लिए अनुदान के अंतर को प्रदर्शित करता है। कौन? प्रभावी राजस्व घाटे। तो एकदम बिल्कुल सही है। फिर से बोलता हूँ, प्रभावी राजस्व घाटे क्या करता है? तो यह राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान के अंतर को प्रदर्शित करता है प्रभावी राजस्व घाटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह अवधारणा 2011-12 के बजट में सर्वप्रथम पेश किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा हुआ यह राजकोषीय घाटे से बड़ा होता है। जी नहीं, ये छोटा होता है। तो ये सी नंबर गलत हो गया, यही पूछ रहा था, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्रभावी राजस्व घाटा। देखिए मान लिया जाए राजस्व घाटा सरकार को 100 रुपये हुए हैं, लेकिन पता चला कि 100 रुपये में से, ऐसे 100 रुपये होता नहीं है लेकिन मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, सरकार को मान लिया जाए भारत सरकार को 100 रुपये राजस्व घाटे हुए, लेकिन उसको पता चला कि 100 रुपये में से 25 रुपया इसने तो दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार को वहाँ कुछ मशीन लगाने के लिए। तो मशीन तो पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए दिए हैं, तो उस पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए जो दिए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं आय करेगा बाद में। तो अनुदान दिया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार को 25 रुपये, तो वो 100 रुपये में से 25 रुपये घटा दिया जाएगा, तो बचेगा कितना? 75 रुपया। तो यही 75 रुपये प्रभावी राजस्व घाटा होगा सरकार का। यानी कि पूंजी संपत्ति के सृजन के लिए जो भी पैसे दिए जाते हैं उसको घटा लिया जाता है राजस्व घाटे में से, उसके बाद जो निकलता है तो उसको कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 78 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदें शामिल होती है। बिल्कुल गलत है। व्यापार संतुलन में अदृश्य मदें शामिल नहीं होती है, केवल दृश्य मदें होती है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा, अदृश्य दृश्य ये चालू खाता में शामिल होता है। दृश्य और अदृश्य दोनों चालू खाता में, और व्यापार खाता में सिर्फ दृश्य होता है। भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। एकदम बिल्कुल सही है। जो भुगतान संतुलन का पूंजी खाता होता है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट वैश्विक स्तर पर हुआ है या किया गया है, या फिर कितने ऋण लिए गए हैं या दिए गए हैं। तो विकल्प 2 था वो सही है, इसलिए बी नंबर आंसर सही हो गया। 79 किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? तो पूर्ण रूप से प्रभावी पूछे अगर तो 2002 है। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रभावी 2002। वैसे तो 1999 में ही ये आ गया था, लेकिन प्रभावी हुआ 2002 में। 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन से कारक रुपये के मूल्य ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अगर वृद्धि होगी तो रुपये का मूल्य ह्रास हो जाएगा। विदेशी पूंजी का अर्थव्यवस्था में बहिर्गमन होगा, अगर मतलब बाहर चला जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था, तब पर भी रुपये का मूल्य में गिरावट आएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति अगर होती है तब पर भी होगी, लेकिन नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि अगर होता है तो मूल्य में ह्रास नहीं होगा, रुपये के मूल्य में वृद्धि होगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन ये है कि हमारे कंट्री में नगद आरक्षित अनुपात मतलब विदेशी मुद्राओं का संचय बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा। अच्छा, कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय का करता है? 6 विभाग हैं। इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। CSO ये थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक नीति का संवर्धन। अच्छा, ये CSO जो है ना वो गलत है, ये सॉरी जो सुमेलित नहीं था ना, ये पता है कौन जारी करता है? CSO जारी नहीं करता है थोक मूल्य सूचकांक। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ,
स्पीड में बस बोलते ही चला गया। CSO जो है, CSO थोक मूल्य सूचकांक जारी नहीं करता है। तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि कौन जारी करता है फिर। तो थोक मूल्य सूचकांक औद्योगिक नीति का संवर्धन विभाग जो है उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वही जारी करता है, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI जिसको कहते हैं, और उसी के अंतर्गत उद्योग मंत्रालय के अंदर एक विभाग है औद्योगिक नीति का संवर्धन विभाग, तो यही जारी करता है। ठीक है। 82, विभिन्न राष्ट्रों के लिए लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना जारी की जाती है। ब्याज दर नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से संबंधित है, और ये कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन है, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति अगर होता है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, क्योंकि मंदी होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने से फिर महंगाई बढ़ेगी। 85, पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति होती है, तो दीर्घकालिक होती है पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति। IMF के कोटा निर्धारण का आधार कौन एक नहीं है? तो देश की विश्व व्यापार में भागीदारी ये होता है, यानी हिस्सेदारी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ये भी होता है, आर्थिक विकास ये भी होता है, जबकि देश में भुगतान संतुलन की स्थिति ये नहीं होता है IMF में कोटा निर्धारण। ऐसे तो होगा तो जिसका भुगतान संतुलन की स्थिति खराब है उसको ज़्यादा कोटा देना चाहिए, जैसे पाकिस्तान का खराब है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे में कैसे होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता है। लोग फिर मतलब आप समझ रहे हैं, नेगेटिव एक तरीके से हो जाएगा इसका प्रभाव। अच्छा, भारत का कोटा है कितना? तो 2.76% है, 8वां नंबर का कोटा है भारत का। ठीक है। और वोटिंग शेयर कितना है? तो 2.63% है वोटिंग शेयर। फर्स्ट MD जो थे, अभी हमने डिस्कस किया था, IMF के फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कैमिल गट थे। 190 सदस्य हैं IMF की। अभी स्थापना 1945 में 27 दिसंबर 1945 में हो चुकी थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 से। कौन? IMF। नेक्स्ट देखते हैं, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी, तो 1993 में आरंभ की गई थी। विकल्प 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो अभी हमने देखा था कि वित्त मंत्रालय के कुल 6 विभाग हैं, व्यय विभाग, आर्थिक मामला विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग और दीपम। उसके अलावा फिर पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग जो कि नया जुड़ा है, पहले 5 था। तो इसमें बैंकिंग विभाग तो कहीं है नहीं, इसलिए विकल्प C इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि यही पूछ रहा था कौन सा विभाग नहीं है। ठीक है। अच्छा, आर्थिक मामला विभाग है, आर्थिक समीक्षा तैयार करती है भारत सरकार के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश बजट से 21-22 में 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य यही है कि 2022 तक किसानों की आय की दुगना कर दी जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है, मतलब एक तरीके से अलग से फंड तैयार किया है। 90, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कहाँ नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मेरठ में। आपको पता ही होगा, आपने उत्तर प्रदेश वाला जो वीडियो देखा ही है, अगर नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, उसमें पॉइंटर है दिए हुए। तो उसमें हमने देखा था कि खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, और वहीं विश्वविद्यालय खेल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुलेगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया इस बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में। 91, उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 101 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, एकदम शुभ अंक में। 92, उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में कहाँ एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश बजट में ये बात कही गई है, और देश के स्तर पर 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा, 93, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखना है, पहले सत्य देख लेते हैं। बजट का कुल आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपके सामने चुनौती ये है कि भारत के बजट का आकार भी याद रखना होगा, जिसका पहला 2 डिजिट 34 है, और यूपी के बजट का आकार भी याद रखना होगा, जिसका पहला 3 डिजिट 512 है। ठीक है, तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए ये यूपी का बजट का आकार है। बाकी एक वो है, तो दोनों को आप लिख लीजिए एक जगह कहीं पर, तुलना कर लीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे याद रहे। तो पहला सही है। दूसरा क्या है? युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा, तो ये भी सही है। प्रत्येक जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट में युवा हब स्थापित किया जाएगा। बजट में 10 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है जी? नहीं।
7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो विकल्प नंबर सी ही गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया। राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपये अनुमानित है, तो ये भी सही है। राजकोषीय घाटा वाला भी लाइन सही है, ठीक है। बस बजट में 7 विश्वविद्यालयों की बात की गई है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जो कुछ पॉइंट मुझे याद आ रहा है भारत सरकार के बजट का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यूपी के बजट में 7 विश्वविद्यालय की बात की गई है, भारत सरकार के बजट में 1 विश्वविद्यालय जो कि लेह में स्थापित होगा। वहीं यूपी के बजट में मेरठ में जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुलेगा उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है, कि प्रस्ताव किया गया है मतलब। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि उसमें सैनिक स्कूल एक जगह गोरखपुर में खुलेगा ना, वहाँ 100 सैनिक स्कूल खुलेगा, मतलब राष्ट्र के स्तर पर बजट में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में 5 अन्य शहरों में सेफ सिटी योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? तो वाराणसी सम्मिलित है, प्रयागराज सम्मिलित है, गौतम बुद्ध नगर सम्मिलित है, 3 हो गया। कानपुर नहीं सम्मिलित है, ठीक है। गोरखपुर और आगरा सम्मिलित है, तो ये बात ध्यान रखना है। 5 ये हो गया, पाँचों कुल मिला के बता दिया। गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, ये 5 हैं। सेफ सिटी योजना का विस्तार यहाँ किया जाएगा। 95 उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितने रुपए का बजट का प्रस्ताव किया गया है? तो 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव किया गया है। अच्छा, श्रीराम हवाई अड्डा हमने डिस्कस किया था। श्रीराम हवाई अड्डा के लिए 101 करोड़ रुपए का बात कहा गया है, मतलब प्रस्ताव दिया गया है बजट में। नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में खुलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की बात कही गई है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बात की गई, जिसमें 2022 तक आय दोगुना किया जाएगा किसानों का। 96 शब्द आंतरिक व्यापार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से। 97 निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु अपनाई गई त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा समृद्धि आधारित रणनीति है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम रणनीति है, न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रणनीति है, जबकि वाटर शेड मैनेजमेंट रणनीति ये त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 98 वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है कहलाता है, तो उसको बैंक दर कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि बैंक दर की परिभाषा RBI एक्ट 1934 की धारा 49 में की गई है, जिसके अंतर्गत बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदर कॉमर्शियल पेपर्स को खरीदने या फिर ये उसके रीडिस्काउंट की बात करता है। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदर कॉमर्शियल पेपर्स को खरीदने की बात या रीडिस्काउंट्स की बात ये RBI बैंक दर के अंतर्गत करता है, जिसमें होगा ये कि RBI बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगा और वाणिज्यिक बैंक फिर व्यापारियों को पैसा देगा इंटरेस्ट पे, तब इससे क्या होगा, बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, बैंक रेट जैसे ही आए, बैंक रेट यानी बैंक दर जैसे ही आए तो वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण, ये लाइन याद आ जानी चाहिए। 99 निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1961 से 66 में आई थी। तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुई है, UTI जिसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई है, तो ये भी सही है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में हुई है। LIC का 1956 में हालांकि हुआ था, तो खैर ये LIC तो अलग से पॉइंट याद आ गया। जबकि ये लीड बैंक योजना की शुरुआत जो है ना, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक की योजना की शुरुआत की गई थी, तो याद रखना है। 100 देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया? तो 1993 में सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी पारित किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1993 में ही MP लैड फंड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड शुरुआत किया गया था, जो इसमें क्वेश्चन था ऊपर में, तो दोनों को कनेक्ट करके याद रखना है। अच्छा, 101 नंबर देख ही लेते हैं। विजन 0 दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क सुरक्षा से संबंधित है विजन 0 दृष्टिकोण, विकल्प 20 का सही आंसर है। अब नेक्स्ट के जो बाकी प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।